जितने भी क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के अंदर फंडामेंटली हमारे पास क्या चीज आ रही थी कि एक वीक फोर्स होती है और एक हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। हमारे पास एक वीक फोर्स होती है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और सिस्टम एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ग्रेटर मैग्नीट्यूड की फोर्स की तरफ सिस्टम एक्सेलरेट करता है, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या आती है, सपोर्ट माइनस अपोज डिवाइडेड बाय टोटल मास। उसके बाद मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है या मुझे यहाँ पर टेंशन निकालनी, ये सारी चीजें हमको अपने आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाकर पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 एच.सी. वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 एच.सी. वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पर एच.सी. वर्मा। A pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of the elevator. मेरे पास यहाँ पर एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के हमारे पास सीलिंग के साथ हमारे पास यहाँ पर एक बॉब आपके पास इस तरीके से सस्पेंडेड है। ये हमारे पास यहाँ पर सस्पेंडेड है और इसका मास मेरे पास 50 ग्राम के आसपास है। तो इसका मास मेरे पास 50 ग्राम, तो 50 ग्राम 10 की पावर -3 kg, और अगर जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगी। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी 0.5 न्यूटन। ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, 0.5 न्यूटन। ये फोर्स आपके पास नीचे लग रही है, इसकी वजह से हमारे पास इस रस्सी में क्या क्रिएट हो जाएगी, टेंशन टी और टेंशन टी। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बतानी, ये टेंशन बतानी है। नंबर 1, व्हेन द एलिवेटर गोज अप, नंबर 1, व्हेन द एलिवेटर गोज अप, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ये बॉब जो कि इस रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है ये भी ऊपर जा रहा है। तो यहां पर बॉब के ऊपर टेंशन मेरे पास टी है। मास इसका हमें पता है 50 इंटू 10 की पावर -3, आपके पास केजी का इसका मास है। नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 0.5 न्यूटन की, वो हम कैलकुलेट कर चुके, मास ये है, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर कोई भी चीज ऊपर एक्सेलरेट करी है बॉब, तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, t माइनस 0.5 इज इक्वल टू मास 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन 1.2 और t विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस ऑफ, ये हमारे पास यहां पर कितने के बराबर आ जाएगा, हमारे पास यहां पर 50 इंटू 12, तो ये हमारे पास पॉइंट कट जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो 60, और हमारे पास 60 इंटू 10 raised to power -3, और द टेंशन विल बी 0.5 प्लस ऑफ, हमारे पास यहाँ पर 6 इंटू 10 raised to power -2, और द टेंशन विल बी 0.5 एंड प्लस ऑफ मेरे पास 0.06, सो द टेंशन विल बी 0.56 न्यूटन की हमारे पास टेंशन लग जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इस क्वेश्चन का है, गोज अप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो वो बोल क्या रहा है, गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज अप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बोलो बच्चे बोलो शाबाश, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है, कोई बात नहीं वो भी आ जाएगा बच्चा, डी एक्सेलरेशन ही। सो हमारे पास यहाँ पे डी एक्सेलरेशन, ओके डी एक्सेलरेशन, सो गोज अप विद द डी एक्सेलरेशन। अब बताओ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फर्क होता है, शाबाश कोई बच्चा बताए, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फर्क होता है कि सेम चीज है, अग्रिम आप बताओ। सर रिटार्डेशन में पहले मोशन थोड़ा रुकता है, उसके बाद फिर से वो रिगेन कर लेता है। अच्छा, और डी एक्सेलरेशन में सर मोशन पूरा सीधा जाता है। पक्का श्योर है? यस।
आप उल्टा बोल गए बच्चे, उल्टा बोल दिया सर। आप उल्टा बोल गए, क्योंकि डी एक्सेलरेशन में बॉडी रुक कर वापस आती है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा बच्चे, 2 मिनट वेट करिएगा। यस सर। फॉर दैट एक थोड़ा सा बच्चा हमारे पास इमरजेंसी कॉल था। सो गोज अप टू द डी एक्सेलरेशन, गोज अप डी एक्सेलरेशन 1.2। इसका मतलब बच्चा हमारे पास अगर ये ऊपर डी एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, ये बात बच्चा हमेशा याद रखना कि अगर कोई टीचर बोलता है कि यह हमारे पास ऊपर की तरफ को डी एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ हमारे पास क्या कर रहा है बच्चे, एक्सेलरेट होता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, गोज अप डी एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। और इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्सेलरेटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेटिंग क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। और अगर ये गोज डाउन डी एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा। प्लीज इस बात को एंश्योर करना कि ये आप चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो हमारे पास यहाँ पर टीचर क्या बोल रहे हैं कि ये टेंशन टी है और आपके पास 0.5 न्यूटन। हम क्वेश्चन नंबर 14 एचसी वर्मा कर रहे हैं और ये हमारे पास गोज अप डी एक्सेलरेशन है, या हमारे पास गोज अप डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटिंग हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड।
एक्सेलरेटिंग हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वजह से बताओ बच्चा हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, 0.5 क्योंकि फोर्स है, माइनस टेंशन टी इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये 1.2 की आपके पास एक्सेलरेशन है, टेंशन टी 0.5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 0.06, तो हमारे पास 0.5 माइनस 0.06, तो बताओ टेंशन टी किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास आपके टेंशन टी किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। दिस विल बी इक्वल टू 0.44 न्यूटन। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मींस आपके पास है डी एक्सेलरेशन, अपवर्ड मींस एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट द सी पार्ट बच्चे हमारे पास है गोज अप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, इस पे नेट फोर्स क्या लग रही है, 0 लग रही है। गोज अप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब टेंशन टी किसके बराबर है, mg के बराबर है, यानी कि 0.5 न्यूटन। देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, उतनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। सो T इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास mg इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। और लास्ट है बच्चा हमारे पास गोज आपके पास डाउन विद द डी एक्सेलरेशन। अब इसका जवाब कौन देगा, ये हमारे पास लास्ट बोल रहा है गोज डाउन नीचे की तरफ को जा रहा है बच्चे, विद डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा, शाबाश बताओ। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट अप कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास एक्सेलरेट अप कर रहा है। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेट अप वाला कोई क्वेश्चन है, यस हमारे पास सबसे बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, 0.56 न्यूटन। तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का मतलब डी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, और बच्चे एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का मतलब डी एक्सेलरेशन अपवर्ड भी होता है। ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। है कोई डाउट बच्चे, है कोई डाउट? ओके नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 HC वर्ग। A person is standing on the weighing machine placed on the floor of the elevator। हमारे पास एलिवेटर के फ्लोर के ऊपर आपके पास एक वेइंग मशीन को प्लेस किया गया। यह एलिवेटर के फ्लोर के ऊपर हमने एक वेइंग मशीन को आपके पास यहाँ पर प्लेस किया हुआ, और एक पर्सन हमारे पास यहाँ पर इसके एलिवेटर की वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। बच्चा हमारे पास ये खड़ा हुआ, The elevator starts going up with some acceleration। ये बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को जाना शुरू कर देती है with some acceleration। एंड बच्चा हमारे पास moves with some uniform velocity। तो पहले बच्चे यह हमारे पास एक्सेलरेट हो जाती है, देन बच्चा हमारे पास ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, देन यह हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है बच्चा हमारे पास, और तीसरा याद रखना देन बच्चा हमारे पास फाइनली डी एक्सेलरेट टू स्टॉप्स, और ये हमारे पास डी एक्सेलरेट हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, और फाइनली बच्चा हमारे पास स्टॉप यानी कि रुक जाती है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट, आपके पास जो इसका वेट मैक्सिमम मेजर हो रहा है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर 722 kg है, और जो मिनिमम वेट है बच्चे वो हमारे पास कितने के बराबर है, 60 kg बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास है। और टीचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बोलते हैं, नंबर 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, और नंबर 2 हमको ये बताना है कि इस पर्सन का ट्रू वेट किसके बराबर था। इसका वेट हमारे पास यहाँ पर
ट्रू वेट किसके बराबर था। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, वेट की नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, शाबाश बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। ये वेट तो कभी मेजर करती नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। ये आदमी जब इस वेइंग मशीन के ऊपर बच्चे एमजी की फोर्स लगाएगा तो बदले में इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। अब ध्यान से समझना बच्चे, और कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब हम एक्सेल रेट अपवर्ड करते हैं तो हमारे वेट की रीडिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मास सेम रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आता, हमारे वेट की रीडिंग क्या हो जाती है, बताओ शाबाश, हमारे वेट की रीडिंग इंक्रीज हो जाती है। कब, जब हम एक्सेल रेट करते हैं कहाँ की तरफ बच्चे, अपवर्ड। जब हम एक्सेल रेट अपवर्ड करते हैं, या फिर बच्चे डी एक्सेल रेट कहां पर करेंगे, शाबाश बताओ, डाउनवर्ड। जब हम एक्सेल रेट करेंगे बच्चे, डाउनवर्ड, समझना बच्चे। और अगर बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है और मेरे पास वेट की रीडिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास वेट की रीडिंग कम हो रही है, तो या तो हम एक्सेल रेट क्या कर रहे हैं बच्चे, डाउनवर्ड, या फिर हम डी एक्सेल रेट कहाँ की तरफ को कर रहे हैं, शाबाश काका जी बताओ कहाँ की तरफ, अपवर्ड। और अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलूं तो, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलूं तो बताओ क्या चीज आती है, शाबाश शाबाश। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हूं तो मेरे वेट की रीडिंग में क्या फर्क आता है, तो आंसर है नो चेंज, मेरा ट्रू वेट ही नजर आएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चे, हमारे पास यहां पर एक अनसेड रूल है। मैं वेट बोल रहा हूं 72 kg, पर बच्चे जो वेट की रीडिंग है बच्चे वो 720 kg नहीं लेते हैं। जब हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं इसको क्या लेते हैं बच्चे, हम 720 न्यूटन। और जहां पर बच्चे अगर हम वेट की रीडिंग लेते हैं जो कि मिनिमम है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, जो वेट की आपके पास रीडिंग है वो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम किसके बराबर आ रही है, शाबाश बता दो, 600 न्यूटन के आसपास। और इसी तरीके से आपको अगर वेट बताना है और सपोज कि बहुत बड़ा फोर्स का आ रहा है तो उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, वो वेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, मान लिया जाए कि यह आदमी ऊपर एक्सेलरेट किया, ध्यान से समझिए, जब यह आदमी बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट किया, यहां पर इसका वेट हमारे पास यहां पर mg के बराबर है, तो ये बच्चे इस वेइंग मशीन को क्या देगा, अपना वेट देगा कि नॉर्मल रिएक्शन देगा, बताओ शाबाश, नॉर्मल रिएक्शन देगा। मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं वेइंग मशीन को क्या मिलता है, उसका वेट mg मिलता है, बिल्कुल गलत बात बच्चे। ये वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में और कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन आता है। और हमारे पास ये आदमी ऊपर एक्सेलरेट किया, ठीक है, कर गया। अब बताओ यहां पर इसके बाद क्या हुआ, आदमी ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन आदमी की स्पीड अब क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन n, और यहां पर बच्चा हमारे पास mg, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, n आपके पास आ जाएगा। फिर ये आदमी की लिफ्ट रुकती भी है बच्चे, आपकी लिफ्ट रुकेगी भी, और जब ये लिफ्ट हमारे पास रुक रही है काके, जब ये लिफ्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमारे पास mg है, और नीचे की तरफ मेरे पास यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब ये ऊपर की तरफ को डी एक्सेलरेट हो रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो बताओ इसको मैं क्या मान लूंगा कि आपकी एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे की तरफ, ये मान। अब बताओ कहां पर वेट की रीडिंग, यहां पर वेट की रीडिंग क्या होगी बच्चा, हमारे पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। जब आप ऊपर जाते हो तो आपका कॉन्टेक्ट स्ट्रांग होता है, और यहां पर देखा जाए तो आपके वेट की रीडिंग क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहां पर बताओ क्या होगा, जब आप कांस्टेंट स्पीड पे चलोगे तो आपकी यहाँ पर रीडिंग जो होगी वो ट्रू आएगी, बिल्कुल से। अब पहले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बच्चे, शाबाश बता दो। पहले के लिए इक्वेशन, आदमी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
यहाँ पर वेट की रीडिंग मैक्सिमम आ रही है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन बच्चा हमारे पास कितना आ रहा है 720। तो 720 इज इक्वल टू MA प्लस ऑफ MG, याद रखना। और यहां पर मिनिमम आ रहा है, और मिनिमम के लिए ये ऊपर डी एक्सेलरेट कर रही है और नीचे एक्सेलरेट कर रही है। बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट कर रही है, इस वजह से मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी mg, आदमी की बात हो रही है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, क्योंकि मिनिमम आपके पास ये बोल रहा है 60 kg, तो 600 न्यूटन। तो मेरे पास यहां पर mg माइनस ऑफ me एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 600। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को मैंने यूज करना है। 720 इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ me और 600 इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ ma। तो यहां पर मुझे ट्रू मास निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 0 2, और ये बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाएगा। दिस इज 2mg, g10 होता है तो कैंसिल, तो मास बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 132। ये बच्चा हमारे पास यहां पर 132 डिवाइडेड बाय 132 डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये बताओ बच्चा हमारे पास इसका मास कितने के बराबर आ जाएगा 66। ये बच्चा हमारे पास 66 kg का बच्चा हमारे पास इसका ट्रू वेट आता है 66, याद रखना ये आ गया। अब टीचर बोल रहा है भैया एक्सेलरेशन बता दो, तो अब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया भाई। कैसे 720 है, मास 66 है, a प्लस ऑफ 6 into 10, तो मेरे पास 66a इज इक्वल टू 720 माइनस 660। जल्दी बता दो बच्चे a किसके बराबर है 720 माइनस 660 अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 66। जी बताओ बच्चे क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी, शाबाश बताओ बच्चे हमारे पास क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी, बोलो शाबाश कितने के बराबर आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकंड। कितना बच्चे निकल तो हेलो हाँ पार्थ बच्चे बोलो बोलो बेटा सर 60/66 60/66 एग्जैक्टली बच्चे, या फिर और काट दे इसको तो कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 11 10 डिवाइडेड बाय 11 एग्जैक्टली 10 डिवाइडेड 0.9 बिल्कुल 0.9। तो ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया बच्चे HC वर्मा का, ये क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास टीचर क्या बोलता है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। The elevator is going up with the acceleration of g divided by 10 and the pulley and the strings are light and the pulley is smooth। हमारे पास यहाँ पर ये एक बड़ा बहुत बढ़िया सा सिस्टम इन्होंने ड्रॉ किया। ये मेरे पास एक आपके पास बच्चे स्प्रिंग बैलेंस है और इस स्प्रिंग बैलेंस के नीचे बच्चे हमने एक मास को क्या किया हुआ बच्चे, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। इसके नीचे बच्चा हमने एक हुक लगाई हुई है, ये बच्चा हमारे पास एक हुक लगाई हुई है और इसके साथ हमारे पास एक पुली को लटकाया गया और पुली के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे ये फिक्स पुली है। क्या ये पुली रोटेट होती है यस और नो, क्या ये पुली रोटेट होती है यस और नो, कोई बच्चा बताएगा क्या ये नहीं ये पुली रोटेट नहीं होती। ये पुली बताओ कब रोटेट होती है आपके पास, इन रोटेशनल मोशन। ये पुली रोटेट नहीं होती, ये मासेस ऊपर नीचे जाते हैं, पॉइंट याद रखना बच्चे। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ गया 3 kg आ गया, ये हमारे पास 3 kg आ गया। यहाँ पर मेरे पास जो स्प्रिंग लगा हुआ है और इसको सीलिंग के साथ जोड़ा हुआ है और ये पूरा सिस्टम एक मूविंग एलिवेटर का पार्ट बन चुका है। ये हमारे पास एक मूविंग एलिवेटर का क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया और ये ऊपर की तरफ को जा रही है बच्चा हमारे पास, और ये हमारे पास कितने से ऊपर जा रही है शाबाश बता दो g/10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर की तरफ को जा रही है। या हमारे पास g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ की तरफ को जा रही है बच्चे, ऊपर की तरफ को। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर हम किस तरीके से इन चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ गई, ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे फोर्सेस बनाते चलो बच्चे। यहाँ पर 1.5 इंटू जी, तो मेरे पास फोर्स कितने की आ गई, 15 न्यूटन। यहाँ पर बताओ कितने की आ गई, 30 न्यूटन। या हमारे पास टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और ये बच्चे टेंशन टी। यहाँ पर ऊपर कितनी टेंशन चली जाएगी बच्चे, शाबाश बता दो, 2T। यानी कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग पता है किसके बराबर है, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इज 2T। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास 2T के बराबर है। पर कैसे करें, देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमारे पास ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमारे पास इनके ऊपर हमारे पास क्या लग जाएगी, स्यूडो फोर्स लग जाएगी। इसके एक्सेलरेशन मेरे पास कितने के बराबर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ को लग जाए, नीचे की तरफ को लग जाएगी। बताओ क्या सूडो फोर्स लग जाएगी, शाबाश बता दो। हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगी 1.5। जब भी एक सिस्टम आगे एक्सेलरेट करता है तो सूडो फोर्स बैक डायरेक्शन में लगती है। और 3 मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर सूडो फोर्स एक्स्ट्रा और कितने की लग गई बच्चे, 3 इंटू 1, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन रहा ही कुछ नहीं बच्चे, क्यों, मैं बताता हूं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या रह गया, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपको डबल ऑफ टेंशन बतानी है। ये मेरे पास टेंशन टी, ये भी टेंशन टी। हमारे पास यहाँ पर टेंशन टी आ गई, नीचे मेरे पास एक मास है, मास कितने का है मेरे पास, 1.5 kg का। इस पे नीचे फोर्सेस कितने कितने की लग रही है, 15, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना बच्चे, 1.5। तो हमारे पास टोटल फोर्स कितने की लग गई, 16.5 न्यूटन। हमारे पास दूसरी तरफ बच्चे आपके पास क्या आ गई, टेंशन आ गई टी, और नीचे बच्चा हमारे पास टोटल फोर्स कितने की लग गई, 33 न्यूटन की। अब ये डिसाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स बड़ी है कि राइट हैंड साइड वाली, बताओ शाबाश। राइट हैंड साइड। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम नीचे की तरफ को आपके पास आएगा, ये यहाँ पर, और ये बच्चा हमारे पास जाएगा ऊपर की तरफ। और मेरे को एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है काके, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ टेंशन चाहिए। उस टेंशन को अगर मैं 2T से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगी। अब बताओ कैसे करेंगे, अब बताओ हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। टी आपके पास ऊपर जा रहा है 16.5 नीचे, टी ऊपर जा रहा है 33 नीचे, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 33 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, ये 3 इंटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास दूसरा बच्चा आपके पास क्या आएगा, टी माइनस, तो टी माइनस ऑफ 16.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू। अब मुझे बड़ा जुडिशली काम करना, मतलब बड़ी अकलमंदी के साथ मुझे काम करना, और अकलमंदी के साथ काम करते हुए पहले तो मुझे एक्सेलरेशन का आपके पास फैक्टर हटा देना और बाकी चीजें करनी। कैसे, हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3a प्लस ऑफ टी इज इक्वल टू 33, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा टी। अब देखना बच्चे, टी माइनस ऑफ 1.5 माइनस ऑफ 1.5 ए प्लस ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16.5, ये सेकंड इक्वेशन है। भाई अब मेरे को अपना दिमाग लगाना है और सिर्फ मुझे ये टी चाहिए, तो कैसे हो सकता है, मैं नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। देयरफॉर आपके पास बताओ कितना आ जाएगा, 3a प्लस ऑफ टी इज इक्वल टू 33। नीचे बच्चे माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 2t इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, 33। अब अगर हम यहां पर ध्यान देते हैं बच्चे,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। t प्लस ऑफ 2t तो कितना आ जाएगा 3t, और यहां पर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 66। तो t इज इक्वल, 22 न्यूटन। ये बच्चा हमारे पास आ गया 22 न्यूटन। लेकिन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बच्चे 22 न्यूटन नहीं है, कितना है बच्चे आपके पास 44 न्यूटन। यानी कि 44 न्यूटन को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, कि अगर बोले कि नीचे 2 वेट लग रहे लेकिन इसको कितना वेट महसूस हो रहा है, तो वेट जो ये रिकॉर्ड करेगा बच्चे, जो ये वेट रिकॉर्ड करेगा, वो वेट रिकॉर्ड कितना आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 4.4 kg। तो ये बच्चा हमारे पास 4.4 kg, ये हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा 4.4 kg। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। अग्रिम बोले बच्चे। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया? सर वेट रिकॉर्डेड। बिल्कुल, जब आप स्प्रिंग से किसी चीज को उठाते हो तो वो मास मेजर करती है कि वेट मेजर करती है बच्चे? सर वेट। वो फोर्स होती है कि आपका मास होता है बच्चे? सर फोर्स। और वो क्या मेजर करती है, mg। क्या मेजर करती है? mg। तो अगर आपने उसको मास में कन्वर्ट करना है, सपोज कि mg आपके पास आ गया 60, तो अगर आपने मास रिकॉर्ड करना है तो उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसी टीचर अगर आपको केजी में कोई वेट देता है तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो वो स्प्रिंग की रीडिंग आएगी या वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है काके? यस सर। और किसी बच्चा? हाँ जगजोत बोलो बच्चे। सर ये सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट नहीं समझ लगा, बेटा हमने वो क्यों लगाई? जब भी कोई आप किसी मूविंग फ्रेम के अंदर बैठे होते हो, जैसे आपकी कार आगे चलती है जगजोत, तो आप पे फोर्स कहाँ पे लगती है बताओ शाबाश? अगर आप एक कार में बैठे और कार सडनली आगे एक्सेलरेट होती है तो आप पे फोर्स कहाँ पे? पीछे को। पीछे। आप पे कौन सी फोर्स लगी बच्चे? सूडो फोर्स। वो जो फोर्स यस सर। लगी, कार आगे जा रही है, आप पीछे आ रहे हो, तो सूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लगती है? सिस्टम से ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरी बात, जो आप पे फोर्स लगी तो आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? कार की एक्सेलरेशन के बराबर। रीजन, क्योंकि सोच के देखो, कार अगर बड़ी तेजी से एक्सेलरेट होती है, आप बहुत तेजी से पीछे जाते हो, और धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है तो धीरे धीरे पीछे जाते हो। तो आपकी बॉडी पीछे जा रही है क्योंकि कार आगे जा रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन कार के बराबर है। और अगर तेरा मास m kg के बराबर है तो तेरे पे फोर्स कितनी लगी? मास तेरा, लेकिन एक्सेलरेशन कार की, क्योंकि तू कार में एक्सेलरेट हो रहा है। ये अब एलिवेटर की बच्चे हमारे पास कैबिन है, ये एलिवेटर अगर काके ऊपर एक्सेलरेट होगा तो जैसे तू कार में बैठा होता है और तेरे पे कहां पर एक्सेलरेशन फील होती है बच्चे? पीछे की तरफ। तो पीछे को। दोनों के ऊपर वेट, जो इनका वेट है, उसके अलावा एक और फोर्स लगेगी जिसको तू सूडो फोर्स बोलेगा। वो सूडो फोर्स क्या होती है काके? मास मेरा जैसे 1.5, लेकिन एक्सेलरेशन आपके एलिवेटर की तो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हमारे पास 1.5 न्यूटन और यहाँ 3 न्यूटन के आगे बचे सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स मिलकर अब इस सिस्टम को चलाने की क्या करती है बच्चे? कोशिश करती है। बस इतनी सी चीज है। ठीक है? क्लियर है? और बताओ बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज? सर अगर सर ये एलिवेटर नीचे को जा रही होती तो फिर सूडो फोर्स ऊपर लग जाती है लड़के, ऑपोजिट लगती है ना। जहां लेकिन सर हर एक एलिवेटर के कंसेप्ट में क्वेश्चन में नहीं लगती सर, नहीं लगती ना सर सूडो नहीं, फोर्स। हर एक में नहीं लगती बच्चे। हमको सूडो फोर्स के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। क्या आपके पास यहाँ पर हम सिस्टम से फिक्स तो नहीं है? अगर हम सिस्टम से फिक्स हैं तो हम पे सूडो, क्योंकि ये मासेस सिस्टम के क्या इंडिपेंडेंट है। आप कार से फिक्स होते हो जब कार में ट्रेवल करते हो, तो इससे इंडिपेंडेंट होते हो काके? बताओ शाबाश, क्या होते हो आप? उससे इंडिपेंडेंट होते हो ना। इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज के ऊपर सूडो फोर्स लगती है। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है बच्चे, उनके ऊपर हमारे पास सूडो फोर्स लगती है। ठीक है? यस। इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। और भी कई क्वेश्चन आएंगे बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 17 अभी हम छोड़ देते हैं, 18 भी छोड़ देते हैं, 19 बच्चे हमारे पास यहाँ पर अभी आपके पास यहाँ पर बच्चे हम कर चुके हैं। 19 बच्चे इरिडोफ की प्रॉब्लम है। 20 ये हमने कल कर लिया था। हाँ अग्रिम बोलो बच्चे।
सर 27 करवा देना। मैं करवा दूंगा बच्चे। तो हमारे पास जो 19 और जो हमारे पास 20 है, ये एरिडोफ की कल हम प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे, वो एरोस्टेट वाली। 21 क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो है, चलो मैं पहले 27 भी देख लेता हूँ बच्चे। पहले मैं बता दूं 21 +2 की प्रॉब्लम है, तो इसको अभी हम डील नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो वो हमारे पास यहाँ पर +2 की प्रॉब्लम है। तो पहले चलो हम 27 देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस बच्चे ने यहाँ पे डील किया हुआ है तो 27 पहले हम देख लेते हैं। चलो 27 क्या बोलते हैं। इन द गिवन फिगर, ये मेरे पास एक गिवन फिगर है और एक पुली हमारे पास सीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सीलिंग के साथ जुड़ी हुई है पुली। हमारे पास एक तरफ मास है बच्चा आपके पास 5 kg का और दूसरी तरफ मास है 2 kg का, तो ये हमारे पास 2 kg। तो मेरे पास यहाँ पर 5 kg का मास आ जाएगा और हमारे पास दूसरी तरफ कितने का मास आ जाएगा, शाबाश बता दो बच्चे, 2 kg का मास आ जाएगा। 5 kg 2 kg। और जो फोर्स लग रही है यहाँ पर बच्चे हमारे पास F एक एक्स्ट्रा, ये F एक्स्ट्रा, ये 1 न्यूटन की। ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर आपके पास कितने की है बच्चे, 1 न्यूटन की। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द M1, यानी कि मुझे M1 की मोशन बतानी है। M1 यहाँ पर 5 kg है, M1 की मोशन मुझे बतानी है, डिस्क्राइब करनी है बच्चे। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू एक्ट, तो अगर आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है लेकिन फोर्स F1 कंटिन्यू करती रहती है। चलो अभी फोर्सेस बना देते हैं। 5 kg के ऊपर नीचे और कौन सी फोर्स लग जाएगी, शाबाश बता दो बच्चे, आपके पास लग जाएगी 50 न्यूटन। और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगी, शाबाश 20 न्यूटन। ये टीचर हमको यहाँ पर बोल देता है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अगर मेरे पास स्ट्रिंग को हम काट देते, ये स्ट्रिंग को बच्चे मैंने काट दिया, ये स्ट्रिंग यहां से कट जाएगी, तो बताओ स्ट्रिंग की टेंशन कंटिन्यू टू एक्ट और दिस विल नॉट कंटिन्यू टू एक्ट, शाबाश बताओ बच्चे, नॉट कंटिन्यू टू एक्ट। तो ये नॉट कंटिन्यू टू एक्ट है, तो इसके ऊपर नीचे नेट फोर्स कितने की लग रही है, 51। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 51 आपके पास यहाँ पर न्यूटन की फोर्स लग रही है। मास बच्चा हमारे पास कितने का बच्चे, शाबाश बता दो, बताओ कितने का बच्चा हमारे पास 5 kg। तो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन बच्चे हमको यहाँ पर बतानी है, तो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर बड़े आराम से बतानी है, तो हम 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं बच्चे। मुझे डिस्क्राइब करनी है बच्चे हमारे पास मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पर ब्रेक्स बट F कॉन्टिन्यूस टू एक्ट। तो भाई साहब इसके अंदर तो अब आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। देखो इसमें 2 आंसर्स होंगे। पहला आंसर, जब ये स्ट्रिंग कटेगी नहीं तो वो एक्सेलरेशन तो अब कोई भी बच्चा निकाल सकता है। मैं बिफोर कटिंग का पहले बता देता हूँ। बिफोर कटिंग बच्चा हमारे पास ये बॉडी कहां पर जा रही थी, ये बॉडी नीचे गिर रही थी और ये एक्सेलरेशन आपके पास 51 - 21। अब आपको पता होना चाहिए 51 कैसे आ गया, क्योंकि इसके अंदर ये फोर्स ऐड हो रही है, 20 के अंदर भी फोर्स ऐड हो रही है और टोटल मास मेरे पास 7 kg, 5 + 2 7, और मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 30/7 और दिस विल बी इक्वल टू 4 पॉइंट आपके पास यहाँ पर करीबन 5 मीटर/सेकंड²। अगर आप 9.8 लोगे तो 4.5 से थोड़ा कम आ जाएगा, पर मैं 10 लेके चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगर 9.8 लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा 4.2, 4.3, 4.4 ऐसा आपके पास आंसर आ सकता है। नेक्स्ट वन, और आफ्टर, हाँ बोलो शाबाश। सर 10 लेके 4.2 आ रहा है। 4 पॉइंट आपके पास यहाँ पर 2 आ रहा है बच्चे। हाँ जी सर। आपके पास यहाँ पर 30/7, तो 4 आपके पास, आप 4.2, मैं 4 से कर रहा था इसको, 4.2 ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर कटिंग बच्चे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंशन की जो आपके पास है वैल्यू बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस पे फोर्स सिर्फ कौन सी बचेगी बच्चे हमारे पास, 5G + 1 न्यूटन, ये फोर्स लग जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर बच्चे एक्सेलरेशन देखी जाए तो आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5G + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो बताओ एक्सेलरेशन कितने के बराबर आएगी, G + 1/5 यानी कि 0.2 मीटर/सेकंड।
ठीक है अग्रिम, ठीक है अग्रिम, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर ये फोर्स, ये टेंशन जैसी जीरो होगी तो इस पे ये दो फोर्सेस लगेंगी जो कि इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, नीचे लेने की कोशिश करेगी। तो यही एक फोर्स बचेगी, ऊपर टेंशन नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ये वाली बात बच्चे आपको? क्लियर है वाली बात बच्चे आपको? चलो अग्रिम, हो गया डाउट बच्चे आपका पूरा? हाँ जी सर। अच्छा चलो अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। जरा चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ए सिंपल एटवुड मशीन, देखो एटवुड मशीन क्या होती है, किस तरीके से इसको हम एटवुड मशीन बोलते हैं। हैव द टू अनइक्वल मासेस, जिसमें से एक M1 है 300 ग्राम का। 300 ग्राम का मतलब बच्चा हमारे पास 0.3 kg, ये मेरे पास यहाँ पर 0.3 kg का मास आ गया, यानी कि इस पे नीचे फोर्स कितने की लग रही है काके बता दो, 3 न्यूटन। और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास कितने का मास आ जाएगा, 0. आपके पास 6 kg, जहां पर फोर्स मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 6 न्यूटन। यहां पर रस्सी में टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी और टेंशन टी। अब टीचर बोल क्या रहा है बच्चे, फाइंड द, और इसको सिस्टम को रिलीज किया गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। 3 से चीजें पूछ ली, लेकिन इसकी शुरुआत बच्चे एक्सेलरेशन से होगी। इसकी एक्सेलरेशन कोई बच्चा विदाउट कैलकुलेशन बता सकता है, सिंपल वे से। हमारे पास यहाँ पर 6 न्यूटन की फोर्स बड़ी है और बच्चे 3 की फोर्स छोटी है, तो 6 - 3 अपॉन 0.3 प्लस ऑफ 0.6, और ये बच्चा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 0.9, और दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय 9, और दिस विल बी इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेंशन। अब देख बच्चे, ये तो सिंपल एटवुड मशीन है, इसकी टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि सिंपल है। सो 2 into m1 m2 0.3 into 0.6 into g, मेरे पास है 10, और नीचे बच्चे 0.3 प्लस ऑफ 0.6। तो अब बताओ ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 into 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36, या फिर 0.36 into 10, और नीचे बच्चे 0.9। तो बताओ टेंशन हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 36 न्यूटन। नहीं 36 न्यूटन नहीं आएगी, 36 डिवाइडेड बाय आपके पास 9, तो आपके पास कितने की आगे बच्चे, 4 न्यूटन की। यहाँ पर 4 न्यूटन की बच्चा हमारे पास, इसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन। क्लियर। अब थर्ड चीज बच्चे वो हमको क्या पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। याद रखना ये क्लैंप बच्चा हमारे पास इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, यहाँ पर इन दोनों टेंशंस को ऐड कर दो, 2T। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। लेकिन इसमें भी आईआईटी ने एक बारी क्या किया बच्चे, बच्चों को थोड़ा सा घुमा दिया। बच्चों को उन्होंने ऐसे करके एक पुली दे दी, और यहाँ पर एक टेंशन है और ये टेंशन है, और टीचर ने फिर आपको पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो बच्चे जो रट्टा मार के गए थे उन्होंने 2T लिख दिया, जबकि यहाँ पर 2T इसलिए आ रहा है क्योंकि T और T के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पर आंसर कितना आना था, शाबाश, √2T, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टेंशंस के बीच का एंगल हमारे पास कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितने के बराबर है बच्चे, आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है, तब करके √ क्या आ जाएगा बच्चे, 2T। समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 2T सिंपल नहीं है, ये वेक्टर एडिशन से काका जी 2T है, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप किसके बराबर है, 2T, और दिस इज 2 into 4। तो जल्दी बता दो आंसर कितना आ गया, 8 न्यूटन। लेकिन अभी एक चीज बची हुई है, वो आपको ये पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक कैसे होगा,
डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला बच्चे, क्योंकि जो हमारे पास M1 ब्लॉक है बच्चे, हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक जिसका मास 300 ग्राम है, ये आपके पास ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है कितने से बच्चे, 10/3 से ये एक्सेलरेट कर रहा है, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस कवर्ड और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ AT²। बच्चों की सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन, बच्चा अब इसमें ग्रेविटी भी इंक्लूड कर देता है। याद रखो एक्सेलरेशन ग्रेविटी को इंक्लूड करके आई, ग्रेविटेशन को इंक्लूड करके आपके पास 10/3, 10/3 सिंपल नहीं है, उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर बच्चे इस एक्सेलरेशन के अंदर 10 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। यहां पर एक्सेलरेशन जो आपके पास आई है वो कनेक्टेड मोशन की आई है, ग्रेविटी को कंसीडर करने के बाद ये रिजल्ट है। यहां पर इनके अंदर 6 और 3 कहां से आ रहा है, जब हम इसमें g का फैक्टर मासेस में मल्टीप्लाई करें, तो s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 10/3 और t का स्क्वायर तो यानी कि 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 40/3 मीटर। तो हमारे पास आंसर कितने के बराबर आ गए, शाबाश बता दो, 40/3 मीटर। जी, किसी बच्चे का डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में किसी बच्चे का कोई डाउट है बच्चे इसके अंदर, बताओ। 20/3 नहीं है सर डिस्टेंस कवर बताना है। 20/3 आएगा, 20/3 ओके। मैंने गलतियां करने लग जाता है बंदा शाम तक, हाँ या ना, हाँ बोलो अग्रिम। सर ये डिस्टेंस कवर बताना। बताओ क्या पूछना है इसमें से। सर इसमें हम जी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे बच्चे, जी क्यों नहीं ले रहे हैं। जी इसलिए नहीं ले रहे बच्चे, जब आपने एक्सेलरेशन निकाली थी वो किससे कैसे निकाली थी, क्या उसमें जी इंक्लूडेड था कि नहीं था। हाँ जी सर ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, तो उसके अंदर इंक्लूडेड था ना बच्चे जी। जब भी मोशन अंडर आपके पास यहाँ पर, और दूसरी बात है ये कनेक्टेड मोशन है, क्या बच्चे आपके पास कनेक्टेड, ये कनेक्टेड मोशन है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन को निकालते हुए ये 6 और 3 कैसे आ रहा है, बता कैसे आ रहा है। जब तू 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 और 6 आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना, जी का फैक्टर तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, वो ऑलरेडी बच्चे आपके पास इंक्लूड हो चुका है। ये हमारे पास ऐसा है जैसे आप मार्केट से नमकीन लेके आते हो तो उसमें नमक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ये वैसी चीज है बच्चे कि उसमें वो इंक्लूडेड है। आप बच्चे अगर किसी शोरूम से गाड़ी निकालते हो तो उसके टायर के अंदर ऑलरेडी हवा भरी होती है, ये नहीं कि पहले हवा भराओगे तब आप गाड़ी निकलवाओगे, वो बच्चे आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी बच्चे हमारे पास उसमें वो फैक्टर आ चुका है। तो दोबारा से वो फैक्टर नहीं लेके आना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो ऊपर गया। ये एक्सेलरेशन कैसे आई है, क्योंकि ग्रेविटी एक मास को नीचे खींच रही है और दूसरे को बच्चे अपोज कर रही है, एक को सपोर्ट दूसरे को अपोज, तो ग्रेविटी तो आ गई ना बच्चे, है या ना। इस ग्रेविटी की वजह से तो एक्सेलरेशन आई है, यस और नो, क्योंकि ग्रेविटी एक मास को सपोर्ट कर रही है तो दूसरे मास को क्या कर रही है, अग्रिम अपोज कर रही है। तो बच्चे ग्रेविटी तो ऑलरेडी आ चुकी है, दोबारा से हम क्यों लगाएंगे, है या ना, ठीक है, यस सर क्लियर। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अब आ गया, सर। बोलो सर पिछले क्वेश्चन में अगर हम रोप को कट कर दे तब भी हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ो आप काका जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, जरा पढ़ के तो देखो। कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर द 2 सेकंड लेटर। अगर तू रोप को कट कर देगा तो सबसे पहली चीज, जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा था वो खत्म हो जाएगी, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर ये बच्चे आपके पास जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो अलोन किसके इन्फ्लुएंस में गिरेगा, ग्रेविटी में। फिर इसका दूसरा मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इसको कट कर दिया तो कनेक्टेड मोशन चलता रहा कि रुक गया, तो आपका कनेक्टेड मोशन रुक गया। तो जिस एक्सेलरेशन से ये आपके पास जा रहा था बच्चे, वो पहले 0 होगी, ग्रेविटी उसको पहले क्या करेगी बच्चे, 0 करेगी, फिर ये बच्चे नीचे आएगा। ध्यान से समझिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 आपको यही समझा था।
क्वेश्चन नंबर 23 आपको ये समझाता है कि ये आपके पास यहाँ पर 300 ग्राम की बॉडी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन एवर, जिसके अंदर आपकी सोच, आपकी विजडम बच्चे निकल कर आती है। आपकी विजडम बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन को करते हुए। देखिए, सबसे पहली चीज जो बच्चा बोलता है वो ये बोलता है कि मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करता हूं। तो बच्चा बोलता है कि यार अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो जो पर्सन है वो मेरे आसपास मुझ पे हंसेंगे। गलत क्या कर रहे हैं लोग? हंसेंगे, सही बात है, हंसेंगे ना, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन कर लेते तब तुम्हें तारीफ पसंद थी, हाँ या ना? अगर तुम क्वेश्चन कर लेते तो वो तारीफ करते हैं तो वो तुम्हें पसंद है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो वो तुम पे हंसेंगे तो तुमको लग रहा है वो गलत कर रहे हैं। नहीं, अगर वो तारीफ करते हैं तो हंस भी सकते हैं, और बिल्कुल सही चीज है। और वो हंसते इस वजह से है, पता है क्यों? लॉजिकली वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो बोलते हैं अगर तुम कामयाब हो जाते तो फिर उनको तुम्हारे सामने झुकना पड़ता। याद रखना बच्चे, किसी भी पर्सन को किसी के सामने झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, एक स्टूडेंट अगर टीचर के सामने झुक जाए, झुकने का मतलब एक अलग सेंस में कि उसकी बात माने, तो बेटा उसकी लाइफ स्वर्ग बन जाती है। लेकिन इन जनरल हम किसी के सामने झुकते नहीं, तो ये हमें बड़ा अजीब लगता है। और यही रीजन है कि जब हम कंपैरिजन करने आते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हुए डरते हैं। अगर आप किसी पर्सन से ये पूछें कि आपने कंस्ट्रेंट पढ़ा हुआ है और उसने नहीं पढ़ा होगा तो वो पहले तुम पे हंसेगा। वो क्यों हंसेगा? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। क्यों उड़ाएगा? अगर वो मजाक नहीं उड़ाएगा तो उसे सीरियस होना पड़ेगा और उसको तुम्हारे सामने बो डाउन करना पड़ेगा। यार तुझे कंस्ट्रेंट आता है, मुझे नहीं आता यार। यार तुझे आपके पास फॉरवर्ड इंग्लिश बैकवर्ड इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती यार। तुझे एंगुलर मोमेंटम की सारी प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं आती यार। झुकना पड़ेगा ना उसको, तो हंसते हैं सबसे पहले। हाँ, स्टूडेंट टीचर का एक अलग कंडीशन है। इस वजह से बच्चे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पहली चीज अपने दिमाग से ये निकाल दो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई इतना वेला नहीं। दूसरा, लोग हंसेंगे। और तीसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको टाइम पास करना, नहीं तो घर वाले बोलेंगे तू करता क्या पूरा दिन, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि तू करता क्या, तो वो टाइम पास के लिए लगे हुए, उनका एफर्ट नहीं। वो एफर्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन निकलेगा, उनका फोकस नहीं। और चौथी और सबसे लास्ट चीज पता है क्या? कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों के अंदर से 9 दोस्तों से HC वर्मा सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये 4 पॉइंट्स लाइफ में याद रखना। ये 4 पॉइंट्स है। लोग हंसेंगे और ये बिल्कुल सही है कि वो हंसेंगे, इसमें कोई बच्चे दो राय नहीं। और बेटा वो बिल्कुल सही कर रहे, नहीं हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ मुझे? अगर वो तुम क्वेश्चन सही दो तो वो तालियां बजाए, वो तुम्हें एक्सेप्टेबल है, हंसेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो हंस रहे हैं, वो उनका काम है। आप अपना काम करते रहो, क्वेश्चन आए या ना आए करते रहो, और टाइम पास नहीं करना, क्वेश्चन करते रहो। यहाँ पर इस बच्चे ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। उसने बोला कि ये बच्चे 0.6 kg या 0.3 kg के बॉडी है, और थोड़ी देर के बाद चलते हुए ये बॉडी 2 सेकंड पे t=0 पे यहाँ पर थी, t=0 पे यहाँ पर थी। 2 सेकंड के बाद बताओ ये 0.3 kg की बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे रहेगी कि ऊपर पहुंच जाएगी? ऊपर। ये एक्सेलरेट करते हुए ऊपर पहुंच जाएगी। फोकस करना बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और 2 सेकंड के बाद जैसी ये यहाँ पर पहुंची, किसी ने बच्चे, और ये 0.6 kg कहाँ पर था बच्चे हमारे पास? यहाँ पर नीचे की तरफ था। ये 2 सेकंड पे जैसे ही नीचे पहुंचा, किसी ने बच्चे इसको होल्ड कर लिया। क्या कर लिया बच्चे? होल्ड, इसको पकड़ लिया। जैसे ही बच्चे आप इसको पकड़ोगे तो बताओ ये 0.3 kg की बॉडी रुकी रहेगी कि ये अभी भी चलती रहेगी? ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। और बच्चे जैसे ये थोड़ी सी ऊपर चलना शुरू करेगी तो जो 2 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी ये उससे चलना शुरू करेगी, u/s। यानी 2 सेकंड के अंदर इस एक्सेलरेशन से इसने जो वेलोसिटी गेन की, इससे ये चलना शुरू करेगी। और ये कब तक चलती रहेगी? जब तक बच्चे इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0। क्या अब अग्रिम, ध्यान से समझना, श्रेयस अब ध्यान से समझना, क्या अब बच्चे आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लोगे जब आपने बड़े ब्लॉक को रोक दिया, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे? तो आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि इसकी जो पुलिंग फोर्स थी
वो फोर्स जो इसको पुल कर रही थी, कौन सी बच्चे, 0.6 केजी को, उसको तो रोक लिया आपने। तो रस्सी जो खिंची हुई थी धीरे धीरे वो ढीली होने लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये देखो, अरे मैं अपना गला ना दबा दूं, ये हमारे पास यहाँ पर है, ये मास ऊपर, ये देखो बच्चे, ये मास ऊपर जा रहा है, तो रस्सी क्या होती जाएगी बच्चे, बताओ, शाबाश, ढीली होती जाएगी, है ना? ये रस्सी, ये देखो मैं मारता हूँ, यस सर। ये देखो, ये रस्सी ढीली हो रही है, ये देखो, और ये रस्सी बच्चे हमारे पास ढीली होकर, अब बताओ बच्चे, ये ढीली होते होते कब तक ढीली होती रहेगी, जब तक कि 0.3 केजी की वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0। और वो 0 कब हो सकती है, जब जैसे ही ये मास रुका, जैसे ही बच्चा हमारे पास, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीज्ड मोशन, जैसे ही बच्चा हमारे पास ये मोशन सीज हुआ, किसका बच्चा, आपके पास 0.6 केजी का, कनेक्टेड मोशन वैनिशेस। आपका कनेक्टेड जो मोशन है, आपका जो कनेक्टेड मोशन है बच्चे, ये हमारे पास क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। एंड देयरफॉर और ये मोशन कहां पर सीज हो रहा है, 2 सेकंड के ऊपर। देयरफॉर 0.3 केजी, जो 0.3 केजी है बच्चे, मूव अपवर्ड, या अपवर्ड मूव करेगी बच्चे हमारे पास विद, आपके पास यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड, एंड अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के अंदर चलेगी टिल, कब तक चलती रहेगी बच्चे, टिल दी वेलोसिटी फाइनल बिकम इक्वल टू 0, टिल दी वेलोसिटी फाइनल, जो वेलोसिटी फाइनल है, इट बिकम्स इक्वल टू 0। ये बिकम बच्चा हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाती है बच्चे, 0। ये जब तक बच्चा हमारे पास 0 के पास ना हो जाए, ये बच्चा हमारे पास ऊपर ऊपर और ऊपर बच्चे आपके पास चलती रहती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये बच्चा हमारे पास तब तक चलती रहती है जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए बच्चा, आपके पास 0 ना हो जाए, ये 0। और यहां पर बच्चा फोकस करते रहना। अब आगे क्वेश्चन पूछो, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। इसका मतलब आप समझ लो, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड, इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे समझाना। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। इसका मतलब क्या होगा, बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, शाबाश, कितना टाइम निकल गया, 0 के बाद जब वो वापस नीचे एग्जैक्टली जब ये बच्चा आपके पास है, ये हमारे पास यहाँ पर है, मैंने इसको बच्चे यहाँ से ऊपर, ये ऊपर जाकर दोबारा मास नीचे गिरेगा, और जैसे ये नीचे गिरेगा, ये रस्सी दोबारा से क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास, टाइट हो जाएगी। और याद रखना, यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या बन गया, आपके पास टाइट अगेन। तो यहाँ पर अब फोकस करना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन चुका है, ये अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन चुका है। मेरे को यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। कौन सा 2 सेकेंड्स बच्चे, जब इसने अपनी मोशन को शुरू किया था, फ्रॉम आपके पास t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। यहां से जब ये अपनी मोशन शुरू करती है इस एक्सेलरेशन की वजह से, तो 2 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है, u इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 10/3 इंटू 2। तो बताओ बच्चे u कितने के बराबर आ जाएगी, 20/3 मीटर पर सेकेंड। खत्म बात। अब हमारे पास दूसरी चीज है बच्चे, द मोशन स्टॉप्स, द मोशन कनेक्टेड, जो हमारे पास कनेक्टेड मोशन है, द कनेक्टेड मोशन आपके पास वैनिश, ये बच्चे वैनिश हो जाता है आफ्टर, बताओ कब बच्चे हमारे पास वैनिश हो जाता है, आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बच्चे हमारा कनेक्टेड मोशन क्या हो जाता है, वैनिश, खत्म हो जाता है। अगर ये 2 सेकेंड के बाद हमारे पास खत्म हो जाता है, तो बताओ हमारे पास अब क्या चीज आएगी, द 0.3 केजी, द 0.3 केजी। नाउ अब ये क्या करेगी बच्चे, मूव्स अपवर्ड, ये बच्चा हमारे पास मूव करेगी अपवर्ड अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टिल इट्स वेलोसिटी, जब तक कि बच्चा हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए बच्चे, 0 अगेन, या हमारे पास इसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 ना हो जाए।
ये ऊपर चलती रहेगी। तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20/3 है माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई टी डैश। ये टी डैश कौन सा टाइम है काके, जहां से लेके यहां तक का टाइम, जब तक कि बच्चा हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए 0 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करते हुए ये रस्सी बच्चा आपके पास क्या होती जाएगी, शाबाश बताओ, ढीली होती जाएगी। ये रस्सी बच्चा हमारे पास यहाँ पे ढीली ढीली और ढीली होती जाएगी। अब आगे चले, तो मेरे पास टी डैश की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, शाबाश बता दो, दिस इज 2/3 ऑफ सेकेंड। तो मेरे पास टी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो, 2/3 ऑफ सेकेंड। तो टी डैश की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर आ गई, 2/3 ऑफ सेकेंड, ये आ गया। लेकिन ये तो ऊपर जाने का टाइम था, तो टोटल टाइम बच्चा आपके पास बताओ कितना लगेगा, टोटल टाइम बताओ शाबाश। 2/3 आपके पास ये ऊपर गई, रस्सी ढीली हुई, और फिर 2/3 से ये नीचे भी आएगी रस्सी को टाइट करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लग गया बच्चे, 4/3 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 सेकेंड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट हमारे पास, ये जो बच्चा समझ गया, इसमें काइनेमेटिक्स भी है, इसमें लॉज ऑफ मोशन भी है, इसमें हर चीज है, इसमें बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है। क्या आप बेसिकली चीजों को समझ पा रहे हो कि टाइम इलैप्स का क्या मतलब होता है, आप समझ पा रहे हो कि चीजों को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, टाइम इलैप्स का मतलब क्या होता है, बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन का मतलब क्या होता है। अगर ये पॉइंट मैं अच्छे से समझ पाता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी, ये तो सिंपल सी चीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। फिर भी आई एम मोस्ट वेलकम, क्या अगर आप में से कोई बच्चा यहाँ पर मुझे पूछना चाहता है, बोलो। सर t इज इक्वल टू 0 से t डैश के टाइम में वो डी एक्सेलरेट होगा ना, t इज इक्वल टू 0 से लेके t डैश के टाइम में पहले वो डी एक्सेलरेट होगा ना। बेटा सबसे पहले वो एक्सेलरेट होगा, क्योंकि आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है बच्चे आपके पास, 20/3। तो पहले वो एक्सेलरेट होगा काके, क्योंकि कनेक्टेड मोशन चालू थी। और 2 सेकंड के बाद जब रस्सी को, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर रस्सी को काट दो, या रस्सी को बच्चे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चे, रोक देते हैं, तो हमारे पास तब ये क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। अगर इनफैक्ट एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर अगर रस्सी काट देंगे तो क्या ये एकदम से नीचे गिरेगा, नहीं, इसके पास एक वेलोसिटी है, पहले ये उस वेलोसिटी को क्या करेगा बच्चे, 0 करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। मेरी बात को समझे। तो यहाँ पर ये टी डैश की जो आपके पास बात हो रही है वो इन दोनों के बीच में हो रही है, 2 सेकंड से लेके 0 के बीच में जो टाइम इंटरवल लग रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, टी डैश बोल रहे हो। ठीक है बेटा, सर इस इंटरवल में डी एक्सेलरेशन हो रही है ना, इसमें डी एक्सेलरेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ऊपर जाती है, रस्सी ढीली होती रहती है, फिर ये एकदम से नीचे गिरती है। और अगर आप रस्सी को काट भी दो, शायद से एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो भी सेम केस बनेगा, लेकिन उस वक्त रस्सी टाइट नहीं होगी, मास सीधा आपके पास नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रस्सी का कनेक्शन टूट जाएगा। तो उस केस में बॉडी एकदम से नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी एकदम से तो 0 होगी नहीं। तो अगर कोई पर्सन रस्सी काट देगा तो ये ऊपर जाकर सेम बच्चे नीचे गिरेगी, बट उसमें रस्सी टाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है वाली चीज बच्चे। चलिए बच्चे, सो आज के लिए इतना करते हैं। हाँ बोलो सर, बट पीछे आंसर 2/3 है। 2/3 मेरे ख्याल से बच्चे उसने एक तरफ का दे रखा होगा बच्चे, ठीक है, उसने एक तरफ का आंसर, फाइंड द टाइम इलेप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। तो मुझे लगता है बच्चे कि उसने एक साइड का ना दे रखा हो बच्चे हमारे पास। और मैं एक बार बच्चे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 20/3 है, तो आपके पास यहाँ पर 20/3, एक बार हम चेक कर लेते हैं बच्चे। और टाइट अगेन नहीं बच्चे, हमारे पास 4/, क्योंकि बच्चे टाइट होने के लिए इसको दोबारा से आपके पास इतना आना पड़ेगा। ये कनेक्टेड मोशन 2 सेकंड के बाद वेनिश हो रही है, और ये बच्चे 2/3 है। ये 2/3 अपवर्ड जाने के लिए, 2/3 नीचे, क्योंकि रस्सी मास नीचे गिरेगा, तभी बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। पर फिर भी चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला कि स्टॉप फॉर ए मोमेंट, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे मास को भी फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया तो वो सेकंड मास भी नीचे आना शुरू कर दिया। स्टॉप फॉर अ मूवमेंट बच्चा हमारे पास, स्टॉप फॉर अ मूवमेंट है बच्चा हमारे पास 2 सेकंड,
आफ्टर द मोशन स्टेट, लेकिन अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो बच्चा हमारे पास वो मोशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं एक लास्ट चेक कर लेता हूँ, बच्चे मैं इसके अंदर से मैं लास्ट चेक इसमें से कर लेता हूँ। और लास्ट चेक बच्चा हमारे पास ये है कि इसको ग्रेविटी के अंदर हम नीचे गिरा देते हैं तो 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है, और बच्चा हमारे पास इसको अब डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस है। अब अगर हम देखें तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जितना ग्रेविटी इसको अपोज करती है तो बच्चे उतना सपोर्ट करेगी। आई विल चेक बच्चे, मुझे लगता है कि 4/3 है, ये कहीं पर एक साइड का ना दे रहा हो बच्चे, क्योंकि दूसरे मास को तो छोड़ा ही नहीं ना बच्चे आपने। अगर दूसरे मास को भी छोड़ दिया तो फिर तो रस्सी बच्चे एकदम से टाइट हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो वो एकदम से बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से आई विल चेक ऑन दिस। मैं कोई नहीं, मैं अभी आपको इसको चेक करके बच्चे, मैं अभी इसको चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूंगा, कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा बच्चे, ठीक है? सर सुबह क्लास है? हाँ सुबह बच्चे 5 o'clock क्लास होगी बच्चे, ठीक है? तो ये 2/3 और ये बच्चे हमारे पास 2/3, तो मुझे ये लग रहा है, लेकिन आई विल चेक, मैं इसको चेक कर लेता हूँ बच्चे, कोई बात नहीं, इसको कोई बात, ठीक है? इट हैपन्स, कई बार ऐसा हो जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं। चलिए अभी के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे, बाकी चीजें अभी हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।